नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ पूरे देश से डॉक्टर जुड़े हुए हैं और डॉक्टरों के साथ बहुत सारी परेशानियां भी रहती हैं, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय पर भी बात किया जाए कि आखिरकार डॉक्टरों के साथ भी क्या परेशानियां रहती हैं। पूरे देश को कोरोना की महामारी से हटाने और बचाने का काम किया है डॉक्टर ने, लेकिन डॉक्टरों के ऊपर अगर कोई विपदा आती है तो उसका भी जो समाधान होता है वह सरकार को और जनता को करना चाहता है। ये तमाम डॉक्टर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर पंकज, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो डॉक्टरों के साथ बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, अधिकतर या तो वो डॉक्टरों के साथ कहीं ना कहीं अभद्र व्यवहार भी होता है, उसको भी सामने देखा जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी चल रही है डॉक्टरों के साथ आज, वो कौन सी परेशानी है वह हम आपसे जानेंगे। डॉक्टर पंकज। फिलहाल तो जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, मतलब इस समय जो काम कर रहे हैं मेडिकल जी कॉलेज में, उनको जी सबसे बड़ी समस्या इस समय एकेडमिक्स की है अपनी। जो जी जो लॉस उन्होंने लास्ट 1 and 2 ईयर में ड्यूरिंग कोविड उन्होंने जो लॉस किया है, वो कैसे मतलब ओवरकम किया जाए, इस पे जी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और जी इस समय जब कोविड इस समय मतलब पीक बिल्कुल जब कम हुआ है कोविड का, उसके बाद पेशेंट का बर्डन, मतलब पेशेंट का लोड जो है एकदम से बढ़ गया है। और रेसिडेंट जी डॉक्टर जो हैं वो तो उनकी जो नंबरिंग है रेसिडेंट डॉक्टर वो उतनी है, तो उनका ओवर बर्डन एक प्रकार से कह सकते हो आपकी काम जी जो कितने कितने घंटे काम करना है उनको, वो उनका बढ़ जी गया है। तो इससे जी इस प्रकार से आप कह सकते हो कि रेसिडेंट डॉक्टर का ओवर बर्डन है इस समय काफी ज्यादा। जी तो- जी और इसकी जैसा वजह आपने से जो बताया कि पेशेंट ओवर। जी पेशेंट का जो जी प्लीज। जी इसकी वजह से जो सर्जरीज वगैरह पेंडिंग चल रही है, उस वजह से पेशेंट भी यहाँ पे मतलब परेशान रहते हैं कि उनको डेट आगे की मिलती है काफी। इस कारण से गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए इस पे। जी जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन पे किस तरीके का ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर विजय कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा। डॉक्टर विनय कुमार, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ, सुनाई दे रही है, जी बताइए। प्लीज, किस तरीके का ध्यान देना चाहिए सरकारों को, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किए हैं और ये केवल आज की बात नहीं है, विगत कई वर्षों से और लगातार डिफरेंट माध्यमों से हम लोग देश के विभिन्न स्टेट में और विभिन्न मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को जो कुछ इश्यूज हैं जो जिस पर मैं मेनली फोकस करना चाहूंगा। सबसे बड़ा इश्यू जो रेजिडेंट का रहता है, जो रेजिडेंट ही हमारे मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम जो स्वास्थ्य है, जो जिसमें कि 24/7 काम करने वाले हमारे रेजिडेंट डॉक्टर ही होते हैं, खासकर मेडिकल कॉलेज में। और आपको जानकारी ही होगी, जो मेडिकल कॉलेज में जो जो भी मरीज आती है, और खासकर जो ट्रॉमा के मरीज या जो वैसा मरीज जो कि अंतिम स्थिति में, जो कि सुदूर देहात से या अदर जगह से, प्राइवेट अस्पताल से जो अंतिम स्थिति में आती है, जो मरीज आके यदि अनहोनी हो जाती है, यदि मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर बार बार कई बार अनेक मेडिकल कॉलेज में वहाँ टाइमर जो कर उपस्थित देना। डॉक्टर रहते हैं, खासकर रेजिडेंट डॉक्टर, उस पर हमला होती है। और इसके लिए जिस मेडिकल कॉलेज में हमला होता है डॉक्टरों पर, या उस पर उसके साथ अभद्र व्यवहार की जाती है, तो उस मेडिकल कॉलेज में या उस स्टेट में आंदोलन होता है। और कुछ दिनों के बाद फिर रेजिडेंट को अंततः अपनी सेवा भावना को देखते हुए काम पर लौटना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है, केवल एक स्टेट की नहीं, पूरे देश भर में, वो रेजिडेंट की सुरक्षा के लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। क्योंकि सरकार के कर्मी के रूप में काम करते हैं अस्पताल में कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर, ये कोई उसका प्राइवेट अस्पताल नहीं है। तो वहां पर उपस्थित जो कर्मी है, उसकी सुरक्षा को प्रदान करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। दूसरा, जो अन्य को जो असुविधा है, जिसके कारण बार बार रेजिडेंट डॉक्टर्स को डिफरेंट स्टेट में जो हड़ताल पर या काम रोकने के लिए इस तरह का जो कठोर कदम उठाना पड़ता है, जैसे कि स्टाइपेंड के लिए देश के विभिन्न स्टेट में स्टाइपेंड के का बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है। और बार बार ऐसा होता है कि रेजिडेंट डॉक्टर को अपने स्टाइपेंड या सैलरी बढ़ाने के लिए बार बार हड़ताल की धमकी देनी पड़ती है या हड़ताल पर जाना पड़ता है। सरकार को होना यह चाहिए कि पूरे देश में एक जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं या जितने डॉक्टर हैं, उसको उसके सैलरी का एक पद्धति होना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि किसी को परेशानी नहीं हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है, जो सुदूर देहात में हमारे जो अस्पताल हैं, उसमें अभी भी डॉक्टर्स नहीं जाना पाते हैं। सरकार बार बार
इसके लिए जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसको उस पर बॉन्ड बॉन्ड थोप रही है। आप बताइए, जो IAS से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर या कोई भी जो हमारी पद्धति है, उसमें यदि कोई वो अपना शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद किसी को जबरदस्ती 10 वर्ष या 5 वर्ष जॉब करने के लिए, वो भी फिक्स सैलरी पर, आपको सैलरी के लिए भी आप जिम्मेदार नहीं है, सरकार फिक्स करती है और आपको बाध्यता वही काम करना पड़ेगा। ये कितना कठोर कदम है। क्यों हम लोग बॉन्ड, और बॉन्ड में भी काम करने में किसी को कोई हेजिटेशन नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है जो सुदूर देहात में वही सुरक्षा, वहां पर पानी से लेकर बिजली से लेकर तमाम जो असुविधा रहती है, तो वहां काम करना बहुत विकट होता है और सैलरी कम मिलती है, बिजली की व्यवस्था नहीं रहती है, सुरक्षा का प्रॉपर गारंटी नहीं रहता है, वहां पानी से लेकर रहने तक का व्यवस्था नहीं रहती है और सरकार जबरदस्ती कहता है जो तुम, जैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले एक नोटिस आया उत्तर प्रदेश में, जो आप यदि PG करते हो और PG के बाद 10 वर्ष तक स्टेट में यदि सेवा नहीं देते हो तो 1 करोड़ रुपया का आप पर जो है सो फाइन किया जाएगा। जो गरीब छात्र है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो किसी तरह से 10,000 20,000 फीस पर वो अपना पढ़ाई पूरा करता है, वो 1 करोड़ रुपया कहाँ दे पाएगी यदि वो कश्मीर के छात्र कोई आके और UP में एडमिशन लेते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं और खासकर ये कोरोना पीरियड में जो कुछ हमारे साथी भी बोले, जो बहुत सारा अभी रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि जो 3 वर्ष का PG का कोर्स था, उसमें बहुत सारे हमारे जो रेजिडेंट हैं उसका अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है और वो उसका कोर्स का एक्सटेंशन हो रहा है, न उसको नेक्स्ट डिग्री मिल पा रही है, और जो आगे जो उसकी पढ़ाई होगी, चाहे DM की पढ़ाई होगी या सीनियर रेजिडेंट की पढ़ाई होगी, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होगा। हमारे जो MBBS के भी छात्र हैं उसका भी कोर्स लंबा होता है। तो सरकार को ये चाहिए, जो अभी जो कोविड पीरियड में, एक तो हमारे ये कोरोना योद्धा है, मेन जो फ्रंट वर्कर हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आप उसका जो टेन्योर है, टेन्योर के समय पर उसके अलावा जो काम करते हैं तो उसको आप प्रोन्नति दे दीजिए, आपको सीनियर रेजिडेंट के रूप में बहाल कर दीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो भी कोरोना योद्धा, खासकर इस कोविड के दौरान में जो फ्रंट वर्कर है, उसकी यदि मृत्यु हुई है तो उसको आप शहीद का दर्जा दीजिए, उसके परिवार को अनुदान दीजिए। तो इस तरह की तमाम जो असुविधा है, इसके कारण अभी खासकर कोरोना पीरियड में हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उसमें एक जो है सुरक्षा के वातावरण है, खासकर सैलरी से लेकर उसके जान से लेकर। तो इसलिए सरकार को इस पर और हमारे जो आम आवाम है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेजिडेंट भी इसी समाज से आया हुआ है और यदि खुद वो असुरक्षित रहेगा तो आज न कल ऐसा होगा जो बहुत सारे लोग अब गवर्नमेंट सेटअप में या अपना अस्पताल नहीं, वो जो है कॉर्पोरेट अस्पताल में काम करना, क्योंकि कॉर्पोरेट अस्पताल में उसको सुरक्षा की ज्यादा पुख्ता गारंटी होती है और उसका खामियाजा हो गया हमारे जो गरीब। हम आपसे दोबारा जानेंगे, कई सारे सवाल हैं जो मैं चाहूंगा सभी डॉक्टर एक बार उस बात का जवाब दें। जी, डॉक्टर JK हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि जैसे डॉक्टर विनय ने हमें बताया कि जो तमाम तरीके की चीजें हैं और तमाम सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया है कि इस तरीके का कार्य सरकार को करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उसके लिए क्या सरकार को ध्यान देना चाहिए, वह हम आपसे जानेंगे। डॉक्टर JK। मैं डॉक्टर टाग बोल रहा हूँ श्रीनगर से। देखिए सुरेंद्र जी, हमें इस चीज को 2-3 लेवल पे देखना होगा। पहली बात जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ चीजें जो है वो डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट को देखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखनी है। उसमें एक चीज ये है कि डॉक्टर्स जो है, एक जो डॉक्टर हो, कॉमन डॉक्टर जो MBBS करता है, वो 4.5 साल पहले डिग्री में दे देता है, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप में दे देता है। मीन्स के 5.5 साल के बाद ये एक MBBS डॉक्टर तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो आपका डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करता है, MS करता है, MD करता है, इसको फिर से 3 साल और 3 साल रजिस्ट्रारशिप के 6 साल और लगाने पड़ते हैं। तो मीन्स कि अगर एक डॉक्टर है, कल इसको जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है वो इसको रूल करती है। हमारा एक डिमांड है ऑल इंडिया लेवल पे कि एक इंडियन मेडिकल सर्विस बनाया जाए, जिससे जो मेडिकल डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है, ये मेडिसिन नोइंग हो, ये हेल्थ डिपार्टमेंट से ही हो, सीनियर डॉक्टर्स हो, इनके लिए एक जैसा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है वैसे ही इंडियन मेडिकल सर्विसेज एक कैडर बनाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये एक गुजारिश है कि हम कई ये डिकेड से ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपील कर रहे हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे एक ऑर्डिनेंस बने कि जो भी लोग अभद्र व्यवहार करेंगे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के खिलाफ या हॉस्पिटल की प्रॉपर्टीज को डैमेज करेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस बनाए जिसमें एक ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो।
क्योंकि आप देखिए डॉक्टर्स डे इन एंड डे आउट, किसी का भी गुस्सा, हम ये चीज को कभी ये नहीं कहते हैं कि अगर किसी को कोई जेन्युइन ग्रीवियंस है, अगर कोई कहीं पे किसी को कोई नेग्लिजेंस लगती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। एक हॉस्पिटल में एक ऑफिसर है, एक ऑफिस है, वहां पे अगर इसकी कंप्लेंट जाएगी, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, हम इसके खिलाफ नहीं है। बट किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को, किसी भी पेशेंट को, किसी भी पेशेंट के साथ वाले को ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो डॉक्टर्स को मैन हैंडल करे, वो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को डैमेज करे, वो बाकी जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको मैन हैंडलिंग करे। ये दो चीजें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से है, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, उनसे हमारी स्ट्रॉन्ग अपील है। फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिस्क्रिपेंसीज, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, स्टेट गवर्नमेंट लेवल्स पे जो है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है डॉक्टर्स का, फिर जो डॉक्टर्स डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, दूर दराज के हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, इनका इशू है वहां पे। ये कहते हैं कि हम गांव में हेल्थ सर्विसेज ले जाएंगे, लेकिन गांव में जब एक डॉक्टर को पोस्ट करते हैं, उसके लिए वहां पे फैसिलिटीज नहीं होती है, उसके पास वहां बैठने के लिए ठीक क्वार्टर नहीं होता है, एकोमोडेशन नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट ये चीजें ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए एक सुविधा क्रिएट करना चाहती है, डॉक्टर्स इसके लिए आगे आगे हैं, हम आगे आगे हैं, लेकिन एक डॉक्टर को एक वो बेसिक फैसिलिटीज, एक जो इसका जो पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन है वहां पे मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जहां पे रेजिडेंट्स का सवाल है, हमारे रेजिडेंट्स जो है, ये डॉक्टर्स जो होते हैं हमारे, ये पहले इनकी ऐसी ये स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, इनका दिन रात उसी के साथ जाता है। जब ये मेडिकल कॉलेज में होते हैं, फिर जब ये इंटर्नशिप करते हैं, जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, इनकी 24-24 घंटे की ड्यूटी होती है, इनकी 36 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें ये घर नहीं जा पाते हैं। तो इनको एक प्रॉपर मुआवजा जो स्टेपेंड है, वो प्रॉपर स्टेपेंड इनको मिले, पोस्ट ग्रेजुएशन में, इंटर्नशिप में एक यूनिफाइड एक पॉलिसी हो, एक सेंट्रल हेल्थ ये पॉलिसी हो सारे इंडिया में, ताकि ये जो एक स्टेट और दूसरे स्टेट के डॉक्टर्स को आपस में डिस्पैरिटी ना रहे, नंबर वन। नंबर टू, जो डॉक्टर्स है टाइम टू टाइम इन्हें जो कहीं पे, जैसे इन्होंने यूपी का अभी बता दिया, यूपी में अगर ये बता दिया इन्होंने कि नहीं जी पहले 10 साल आपको यहाँ पे करने हैं। JNK में इन्होंने अभी एक नोटिफिकेशन निकाली कि जो भी डॉक्टर पहले आ जाता है उसको पहले 5 साल के लिए जाना है फील्ड सर्विस में, उसके बाद वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाएगा। अगर एक डॉक्टर को 2 साल यहाँ का रूल था, 2 साल के बाद ये हायर क्वालिफिकेशन के लिए जा सकता है। हायर क्वालिफिकेशन ये अटेन करेगा, उससे जो लोग हैं, उससे जो पेशेंट्स हैं, उन्हीं का बेनिफिट हो जाएगा, हमारे लिए और ट्रेंड और क्वालिफाइड डॉक्टर्स बनेंगे। अब अगर हम इसमें 5 साल का बार लगाते हैं, इससे जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो नहीं बन जाते हैं, और वो डॉक्टर जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए हम एक रुकावट खड़ी करते हैं। अब यूपी की बात आप देखिए, यूपी की बात अगर है, जो डॉक्टर है अगर ये इंडिया में कहीं पे भी सर्व करता है तो इंडिया के लोगों को ही करता है, तो ये नहीं जी इसको यूपी में करना है, ये एक डिस्पैरिटी बन जाती है, इससे एक डॉक्टर का मनोबल जो है वो कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें, और एक लोगों से हमारी ये कोविड के हवाले से आप देखते हैं, मैं बताता हूं कि कोविड के दौरान जो है हमारे डॉक्टर्स ने बिल्कुल फौजियों की तरह काम किया। ये सफेद यूनिफॉर्म में फौजी ही थे। ये जहां पेशेंट के घर वाले पेशेंट को छोड़ के जाते थे अपनी जान की खातिर, अपनी जान का डर होता था, लेकिन डॉक्टर जो है, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, वो बिल्कुल पेशेंट्स के साथ रहते थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने फैमिली की परवाह किए बगैर। डिफरेंट स्टेट्स में इन्होंने, गवर्नमेंट ने कोविड इंसेंटिव्स की बात की डॉक्टर्स के लिए, लेकिन वो ऑन स्पॉट ऑन द ग्राउंड वो कहीं पे मिला नहीं। अगर कहीं कहीं पे मिला तो मैक्सिमम जगहों पे वो मिला नहीं। ये हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, स्ट्रॉन्ग अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि ये जो कोविड इंसेंटिव जहां पे इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है वो देना चाहिए। और सेकेंड बात जो है, जो इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे पे डॉक्टर्स को ऑन द होल फेलिसिटेट करना चाहिए। इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन मनोबल एक बढ़ जाएगा। आगे थर्ड वेव का खतरा है। अब हम जब तक डॉक्टर्स का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो हम ये चीज उम्मीद नहीं कर सकते कि ये उस जज्बे से आगे काम कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर प्रभु सिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया गया कि मनोबल डॉक्टरों का बढ़ाना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी जो 24-24 घंटे डॉक्टर लगातार फाइट करते हैं, 24 नहीं बल्कि 36-48 घंटे भी वे नॉन स्टॉप वर्क करते हैं, और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार इतनी लेट कदम क्यों उठाती है, वह भी देखती हैं कि कभी केरला की सरकार ने कुछ अच्छा कदम उठाया तो हम भी कुछ ऐसा काम कर दें। तो ये इस तरीके से क्यों किया जाता है, डॉक्टर परी सिमरन से हम लोग जानेंगे, पंजाब से हमारे साथ हैं। हाँ जी, थैंक यू सुरेंद्र जी। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना कि हमें हर बार
जैसे डॉक्टर डॉग ने बताया कि प्रॉमिस किया जाता है कि इंश्योरेंस देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं मिलता है। किसी का डॉक्टर का डेथ हो जाता है तो फैमिली घूमता रहता है इंश्योरेंस ढूंढने के लिए। सेम प्रॉब्लम यही आता है कि जब डॉक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए स्टाइपेंड बढ़ाने की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स देखें स्टेट्स ने बढ़ाना है कि नहीं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जब हमारा सारा करिकुलम गवर्न एनएमसी करती है तो एनएमसी स्टाइपेंड भी यूनिफॉर्म क्यों नहीं कर देती सारी स्टेट्स में। एक ये हो गया। दूसरा, हर एक पोस्टिंग में रिस्क अलाउंसेस दिए जाते हैं। हर एक फील्ड पोस्टिंग में आईएएस की हो, आईपीएस की हो, हर एक जगह रिस्क अलाउंस मिलता है, लेकिन डॉक्टर जो कोविड में काम करे उनको कोई अलाउंस नहीं दिया गया। अदर जो रेजिडेंट्स हैं उनको बेसिक स्टाइपेंड भी टाइम पे नहीं दिया जाता। दे डू नॉट इवन गेट द सैलरी मंथली। किसी को 6 महीने में आती है, किसी को 3 महीने में आती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सारे सही एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के नहीं होते। और अब जैसे प्रॉब्लम चल रही है कि इन्होंने बॉन्ड किए हुए हैं एज एसआर, सीनियर रेजिडेंट्स जूनियर डॉक्टर्स को बॉन्ड किया हुआ है, तो उनको ये सारा साल कोविड ड्यूटीज करवा रहे हैं और डिपार्टमेंटल पोस्टिंग दे ही नहीं रहे। तो ये उनका बहुत बड़ा लॉस है कि एज एसआर एक्सपीरियंस उनका खराब हो रहा है क्योंकि उनका आप साल भर उनको कोविड में लगा रखे हो और डिपार्टमेंटल पोस्टिंग दे ही नहीं रहे हो। जी डॉक्टर राकेश बागड़िया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो दिल्ली से हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो पूरा सबकी जान बचाता है और सबके परिवारों का ध्यान भी रखता है, जो डॉक्टर होता है एक परिवार को जिंदगी देता है और बचाने का पूरे कार्य करता है, तो पूरा जिंदगी देना हो गया, लेकिन डॉक्टर की जिंदगी के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? डॉक्टर राकेश बागड़िया जी, खासतौर से रेजिडेंस डॉक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ सर, जैसा कि अभी मेरे दोनों साथी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मेन रेजिडेंस इशू जो हम कई सालों से फेस कर रहे हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का तो रहा है ये कई सालों से, और उसके साथ ही जो स्टाइपेंड और जो पेमेंट वाला इशू है वो भी कई सालों से रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार हम देखते हैं लोग धमकियां देते हैं अपने स्टाइपेंड मजबूरी में देनी पड़ती है उनको शौक नहीं है उनको हड़ताल करने का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीजें चली आ रही है सालों से। तो हमें सरकार से हमारी यही अपील रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो दो मुख्य हमारी जो इश्यूज रहे हैं हमेशा से, जो स्टाइपेंड का और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पेमेंट का है, वो एक जल्दी से जल्दी आप एक स्तर पे उसको सही करें, सेम लेवल पे लागू करें देश में जहाँ पे भी जी राकेश बागड़िया किसी कारणवश शायद हमारे से कनेक्शन टूट गया। डॉक्टर विजय हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग जानेंगे। जी डॉक्टर विजय, आपको सुन पा रहे हैं हमें? जी आपका ऑडियो म्यूट है, आप उसको चालू कर लीजिए। जी डॉक्टर विजय सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विजय, हम आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से अभी डॉक्टर विनय ने भी बताया कि हम लोग को इस स्ट्राइक धरने प्रदर्शन पे जाना पड़ जाता है, तो डॉक्टरों का काम ये धरना प्रदर्शन करना नहीं है, तो सरकारों को ये सबसे पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉल्व आउट करना चाहिए? हम आपसे जानेंगे डॉक्टर विजय। जी तो विजय शायद हमारी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। जी राकेश जी भी जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी। हाँ, जो सर मैं ये बता रहा था कि ये दोनों जो इश्यूज थे हमारे कई सालों से हैं, तो सरकार से यही अपील रहेगी इनको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए, क्योंकि हमेशा से कहीं ना कहीं देखा जाता है इन्हीं कारणों पे हमारा काम सफर करता है, हम मेंटली और फिजिकली इन्हीं चीजों से परेशान होते हैं। जो सर एक जो नया जो इशू है मैं जो बताना चाहूंगा, जो अभी जो फ्रेश थर्ड ईयर पीजी जो भी हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन्होंने जो एग्जाम दिया है और जो पिछले 2 साल से लगातार अपनी सेवाएं दे ही रहे थे कोरोना में, उनका क्या है सर, जब फाइनल ईयर खत्म होने के बाद वो एज एक्सपीरियंस के तौर पे तो 3 साल पीजी कर चुके हैं, तो एज उन्हें ऐसा तो प्रमोट कर देना ही चाहिए था, लेकिन बजाय उसके उन्हें फिर से बुला लिया गया है अपनी सेवाएं, उनका मतलब जो पीजी टेन्यूर है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, और उनको ना तो छुट्टी दी गई है, उनको मतलब एग्जाम के बाद ना तो उनको छुट्टी दी गई है, ना उनका कोई जो वेतनमान है वो भी ना एज ए साथ ना करके वो पीजी स्टाइपेंड ही उन्होंने कंटिन्यू रखा है।
और तो एक तो ये रहे, मेरा आपके चैनल के माध्यम से रहे ये उनसे अपील रहेगी सरकार से कि एक तो उनका जो स्टाइपेंड है वो एसआर के बराबर किया जाए, जो भी जिनसे अतिरिक्त सेवाएं ली जा रही है, पीजी जो भी फाइनल ईयर एग्जाम दे चुके हैं, और सर जो उनका जो टोटल वर्क एक्सपीरियंस है उसको एज ए एसआर में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि सर ऐसा होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सेंट्रल में मिनिमम 3 ईयर सर्विसेज करना जरूरी होता है और स्टेट में 1 ईयर का एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है जैसा। तो जो ये एक्स्ट्रा सेवा दे रही है तो वो उस ड्यूरेशन को उसमें इंक्लूड किया जाए, ताकि उनका समय भी बर्बाद नहीं हो और उनको भी हम प्रोत्साहन मिल सके कि उन्होंने कुछ काम किया है तो उनको फायदा भी हुआ है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही रहेगी कि जो भी जो ताजा इश्यू निकल के आया है सारे जो फाइनल ईयर पीजीज का, सबसे मुख्य यही है कि एक तो उनका वेतनमान एसआर के लेवल का किया जाए और उनका जो भी जो वर्किंग जितना भी एक्सटेंडेड उनसे वर्किंग पीरियड टाइम लिया जा रहा है उसको वो एज ए सर्टिफिकेट दिया जाए, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाए जो उनके आगे के एसआरशिप एक्सपीरियंस में काउंट हो सके। तो मेरी आपसे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही अपील रहेगी कि ये जो इश्यू है उस पर तुरंत सरकार गौर करे और इसको जल्दी से जल्दी इस पे कोई नया डिसीजन लागू करे इसको पूरे देश में। क्या कारण है डॉक्टर एम के टाक से हम लोग जानेंगे कि आज जो डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके साथ इतनी परेशानियां होती हैं। डॉक्टर सेवा करना चाहता है, डॉक्टर काम करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर को पूरे तरीके से काम नहीं करने दिया जाता है, उनकी मेहनत के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए डॉक्टर एम वाई के टाक? सिंह साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर्स देखिए आप ये एक मेरिट पे आ जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और फिर ये मैंने कहा कि एक नॉर्मल डॉक्टर जो है इसको 5.5 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, और जब यही डॉक्टर दिन रात लग के इनके कोई ड्यूटी का हिसाब नहीं है, ये ड्यूटी पे लग जाते हैं, इनको 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे अपने आप का पता नहीं होता, अपने घर का पता नहीं होता। अब अगर ये ड्यूटी पे है तो ये क्या चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेड इनको ये जॉब प्रोफाइल है, ये एक रिस्पेक्टेड जो है एक डिग्निफाइड इनकी एक स्टेपेंड होनी चाहिए और एक अच्छा वर्क प्लेस इनको चाहिए, और ये कोई ज्यादा डिमांड नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको जगह जगह पे स्टेपेंड टाइम नहीं मिलता है, कहीं पे स्टेपेंड बहुत ज्यादा कम मिलता है, कहीं पे इनकी मारपीट होती है तो कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है, कहीं पे इनको जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स है तो उन्होंने अगर 3 साल दे दिए एक्स्ट्रा उनसे टाइम लिया जा रहा है, ये इनके करियर का जो नुकसान हो रहा है ये बात है। और फिर बात रही कि अगर हमें इन डॉक्टर्स को हमें इनको डिमोरलाइज, हमें इनके साथ सोतेले बच्चे का व्यवहार नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक अच्छा सा माहौल बने, हेल्थ सुविधाएं बढ़े, तो हमें डॉक्टर्स को बेसिक फैसिलिटीज देनी होंगी, इनको अच्छी एक हैंडसम सैलरी देनी होगी, क्योंकि ये जो हमारे डॉक्टर्स आते हैं ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी होते हैं, ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, और इनका काम इतना चैलेंजिंग है, मैं आपको बताता हूँ, IAS IPS करना, आपने एक एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम आपने क्वालिफाई किया तो फिर उम्र भर आपको मसला नहीं है, ये आपने 5.5 साल लगा दे, फिर आप MBBS करके आज कहीं पे कोई भी संतुष्ट नहीं होता डॉक्टर, वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाना चाहता है। अगर आप MS MD करते हैं और 6 साल लग जाते हैं, अगर आप MCH DM करते हैं तो फिर उसके बाद आपके हाथ में क्या होता है, मैं आपको वही बताता हूँ। कल जो आपका स्टेट लेवल जो लोअर कैडर का ये ब्यूरोक्रेट होता है वो कल पॉलिसीज बनाता है, तो डॉक्टर्स का पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल नहीं है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज एक हो जिससे, जैसे आपने सिंह साहब अभी कही बात की, डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो है, हम एक तो जब आप किसी, ये सीधी सी बात है, जब किसी का मन पूरा संतुष्ट नहीं होगा अपने जॉब के साथ, अपनी सैलरी के साथ, वो उस प्रोफेशन के साथ इंसाफ नहीं कर पाता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे, एक नेशनल लेवल पे हम एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो रिविजिट करनी होगी। प्राइम मिनिस्टर जी को ये देखना होगा कि अगर हमें सच में तो एक स्वस्थ भारत बनाना है, एक हेल्दी इंडिया बनाना है, तो उसके लिए जो हमारे डॉक्टर्स है वो ये कॉर्नर स्टोन है, यही जो है लोग जो हमें स्वस्थ भारत बना सकते हैं हमारे लिए। तो इनकी हमें पहले इनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि जैसे रोज रोज हर एक स्टेट में देखिए, कभी एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में, कभी ये डॉक्टर्स को मजबूर किया जाता है, रेजिडेंट डॉक्टर्स को मजबूर किया जाता है, वो स्ट्राइक पे जाना पड़ता है। स्ट्राइक हो जाएगी तो लोगों को दिक्कत हो जाती है, और डॉक्टर प्रोफेशन है भी ऐसा कि हम नहीं चाहते हैं हमारी वजह से स्ट्राइक हो, हमारी वजह से लोगों को दिक्कत हो। हमने पहले ही अपना एक ओथ ले लिया है, हिपोक्रेटिक ओथ ले लिया है, लेकिन जब आदमी को आप खाने के लिए कुछ ठीक से नहीं देंगे, जब आदमी को आप बैठने के लिए कुछ नहीं देंगे, तो सारे ओथ उस टाइम भूल जाते हैं। तो ये जो इसका हेल्थ सिस्टम है कंट्री का, ये उससे जो है फिर डगमगा जाता है। हमारी अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो इन चीजों को सीरियसली ले, खाली जो है वादे ना करें, बल्कि अभी और आज के लेवल में, आज के डेट में हमें पता चला कि हेल्थ का जो है, हेल्थ की कितनी जो है इम्पोर्टेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि हेल्थ का जो बजट है उसको भी अपग्रेड किया जाए, और हेल्थ फैसिलिटीज और जो डॉक्टर्स है इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है इनको इन टाइम फुलफिल किया जाए। डॉक्टर विनय हमारे साथ है, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा, और वो बड़ा अहम सवाल है। क्या कारण है कि जैसे कोविड की पहली लहर आई थी तो उसके बाद सरकारों के कानों पे जू नहीं रहेंगी, दूसरी बार राम मंदिर बनाने के लिए तमाम बजट होता है, विस्टा प्रोजेक्ट के लिए तमाम प्रोजेक्ट होता है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए वह कार्य नहीं किए जाते, वो करने चाहिए, जिससे डॉक्टर भी मजबूत होगा, जनता के लिए भी देखरेख में होगा। हॉस्पिटल्स के निर्माण पे भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर जैसे 1000 बेड का आपने हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन उसमें डॉक्टर कहां से आएंगे जब रेजिडेंट डॉक्टर्स को अच्छी तरीके से उनके मनोबल को मजबूत नहीं किया जाएगा? डॉक्टर विनय। देखिए, बहुत अहम सवाल आप किए हैं। जो जिस तरह का अभी डिस्कशन हुआ है हम लोगों का, तो इसमें जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो इश्यू है अभी होल इंडिया में रेजिडेंट्स का, वो सिक्योरिटी इश्यू है। और विगत कुछ महीनों पहले एक इंटरनेशनल संस्था द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे डिसरिस्पेक्ट डॉक्टर को कहाँ पर मिलता है, तो वो इंडिया सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट। और उसमें हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं जो सरकार की पॉलिसी है। आप केवल 1 से 2% हेल्थ पर खर्च करते हैं, और यदि आप 1 से 2% हेल्थ पर खर्च करते हैं, और हमारी जो आम जनता है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो भारी भरकम जो उस पर खर्च होता है उसके लिए सक्षम नहीं होता है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इलाज करवाने आते हैं तो वो ये सोच कर आते हैं कि जो हम वहां जाते हैं तो सरकार का जो स्वास्थ्य तंत्र है उसी के सहारे हमारा संपूर्ण इलाज हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये केवल एक स्टेट की नहीं, देश के तमाम मेडिकल कॉलेज में आप यदि हम जब जेडीए प्रेसिडेंट से लेकर आरडीए प्रेसिडेंट हैं, हम देख लें, हम लोग कई बार कॉटन रुई से लेकर तमाम जो हमारे इसेंशियल ड्रग्स है उसके लिए हम लोग कितना बार आंदोलन किए हैं। और वह मान लीजिए कोई मरीज आया, हार्ट अटैक की मरीज आई, और उसके लिए हम दवाई के लिए बाहर भेजे मरीज को, पेशेंट कोई शॉक में है उसको एनएस बोतल के लिए हम बाहर भेजे मरीज को, और उस दौरान यदि मरीज की मृत्यु हो जाती है तो वहां वो जो अटेंडेंट का गुस्सा है वो उपस्थित डॉक्टर पर ही उतरता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जो डॉक्टरों पर बार बार जो हमला होती है, उसमें बहुत हद तक जिम्मेदार 80 to 90% जिम्मेदार ये सरकार का जो स्वास्थ्य बजट कम है, और सरकारी अस्पताल में जो तमाम सुविधाएं नहीं रहती है, इसके कारण ही होती है। अभी कोविड में ही आप देख लीजिए, कोविड में फर्स्ट वेव के बाद जो सेकंड वेव में ऑक्सीजन के लिए इतना अफरा तफरी हुआ, कितने अस्पताल में हम बिहार से बिलोंग करते हैं, एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल था, उसमें कोविड ट्रीटमेंट के दौरान हमारे डॉक्टरों पर हमला हुआ मरीज की मृत्यु के बाद। तो यदि हमला होता है वो समय में पेशेंट का सेंटिमेंट रहता है, तो मृत्यु होती है तो ये जानते ही है कि पेशेंट में गुस्सा रहता है, और वो सामने में रेजिडेंट डॉक्टर रहता है, उस पर हमला होता है। तो सरकार तो इस मामले, इसलिए हमारे जो साथी बोल रहे हैं जो इंडियन मेडिकल सर्विस होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंडियन मेडिकल सर्विस अभी 2 दिन पहले, आज हमारे पेपर में, हमारे स्टेट में एक पेपर में आया, जो सिविल सर्जन के साथ एसडीएम की मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में कुछ ऐसी बात हुई जो एसडीएम को उस बात से नहीं गुबारा, तो वो बोले जूता खोल के मारेंगे। आप समझिए, जो एसडीएम को ये औकात क्या है जो वो जूता खोल के मारेंगे? वो छोटा से छोटा पदाधिकारी, बड़ा से बड़ा डॉक्टर, वो डीएम करके भी आता है, वो इतना वर्षों की पढ़ाई करती है, वो मरीज की सेवा करता है दिन रात अपना जान पर खेल के। कोई भी ऐसा नहीं प्रोफेशन है जिसमें कि दिन रात मरीज के जान के साथ कोई जो है सो दिन रात अपना सर्वस्व समर्पित करे, खासकर इस कोरोना पीरियड में।
तो ये जी टोटल सरकार पर जिम्मेदारी है, जो आप हेल्थ बजट बढ़ाइए। और हेल्थ जो है सो कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान के बाद सबसे बड़ा इसेंशियल चीज होती है हेल्थ। तो हेल्थ बजट बढ़ाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडियन मेडिकल जी सर्विस तो अप्लाई होना ही चाहिए। साथ ही साथ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना, ये 3 चीजें यदि कर दे जी तो बहुत हद तक हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसकी समस्याएं दूर हो जाएगी। जी, राकेश बगड़ी हमारे साथ है। मैं उनसे एक सवाल रखना चाहूंगा। राकेश जी, मैं एक बड़ा अहम सवाल जो आज पूरे देश के जो डॉक्टर हैं उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, जिस तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर तमाम धरने प्रदर्शन पूरे देश में होते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय इस पर? सर जैसा कि अभी हमारे दोनों सारे डॉक्टर साहब ने बताया, जो मेन इश्यू तो हमें हमेशा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का ही रहता है। अगर बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों की बात की जाए, तो वहाँ पे तो इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन पेरीफेरीज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीएससीज में वहाँ पे तो कोई इवन सिंगल गार्ड भी नहीं अवेलेबल है। तो उस टाइम पर अगर देखा जाए तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि डॉक्टर किस तरीके के एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है वहाँ पर बिना सुरक्षा के। तो ये तो हमेशा से मेन इश्यू ही रहा ही है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस ही किया था कि स्टाइपेंड का भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कहीं पे आप 60 दे रहे हैं, कभी 40 दे रहे हैं, कहीं 30 दे रहे हैं। आप उनसे पूरे वीक उनसे 120 घंटा काम करा रहे हैं, पता नहीं उसका तो कोई लिमिटेड ही नहीं है, कहीं पे भी कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है। वो तो आप मान लीजिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी अगर 48 आवर पर वीक में किसी भी इंडस्ट्रीज में कई भी एक्ट देखेंगे आप, 48 आवर पर वीक से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई लिमिटेड ही नहीं है। तब भी आप इतना काम कराने के बाद उनको क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो वो तो एक हमेशा से इश्यू रहा ही है सर देखने को। बाकी सर जैसे मैंने पीएससीज में देखा है, अपने पेरिफेरल हेल्थ केयर्स में देखा है, तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। जो तो जैसा हमने डिस्कस किया कि अभी हेल्थ बिना हेल्थ बजट बढ़ाए आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आप पेरीफेरी में आप ट्रीट कर सके, क्योंकि वहाँ कुछ जो एसेंशियल ड्रग्स है वो अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी देखा था अभी जब कोविड के टाइम में, वहाँ पे इवन वेंटिलेटर नहीं है। यानी कई पेशेंट कई दिन तक लेस देन 90 SpO2 पे रह रहा है, सिचुएशन पे। वो पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं वहाँ। इवन आप वेंटिलेटर नहीं है। आप उम्मीद कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर वेंटिलेटर नहीं है तो आप कैसे, आप क्या उम्मीद करेंगे कि वहाँ लाखों का जो पॉपुलेशन है उसको कैसे डील कर रहे हैं, कहाँ से? तो ये तो हमेशा से रहा ही है। तो इस पे तो गवर्नमेंट को सोचना ही चाहिए कि पेरिफेरल हेल्थ केयर पे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। क्योंकि जो हम सेंट्रल, जैसे मैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में अभी तक 3-4 हॉस्पिटल्स में वर्क किया है, सफदरजंग से लेके आरएमएल और कलावती में। तो हमने ये देखा है सर, काफी केसेस है ना जो आप पेरिफेरी लेवल पे भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उनको ना सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर होते ना होते हुए वो सिंपल केसेस में यहाँ पे आते हैं और वो ओवरबर्डन कर देते हैं यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो उनसे क्या है, जो जो क्रिटिकल केसेस है और जिनको ज्यादा अटेंशन चाहिए या जिनको ज्यादा डायग्नोसिस की जरूरत है, ज्यादा और हायर ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो उनसे सर साइड में हो जाते हैं। क्योंकि आप मैक्सिमम जो नॉर्मल केसेस जो आप पेरीफेरी में ट्रीट कर सकते थे वही आप उन्हीं को डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सरकार को देखना होगा कि पेरिफेरल हेल्थ केयर को इतना इम्प्रूव करे कि आप ये मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ से यूपी हरियाणा से इवन डायरिया के बच्चे आते हैं, वो भी ट्रीट नहीं होते उनसे, सिंपल डिहाइड्रेशन वाले, वो भी आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं। तो ये काफ़ी हमेशा से, जो मैंने पिछले 8-10 साल से अपने रेजिडेंसी में देखा, तो ये हमेशा से बहुत बड़ा इश्यू रहा है कि आप इतने हरियाणा से मान लीजिए, आप यूपी से, बिहार से, इवन बहुत सिंपल डिजीज जो आप वहाँ पे भी ट्रीट कर सकते हैं, उसके भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो काफ़ी और बर्डन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये तो हमेशा से इश्यू रहा ही है सर। बाकी सर आजकल के जो सेटअप में देखा गया, हमने जो 10 साल यहाँ पे सीखा है दिल्ली में रह के, कि सर एक तो वर्किंग एटमॉस्फेयर भी थोड़ा फ्रेंडली नहीं है। कई बार आप बिना फालतू में प्रेशर बढ़ाते हैं, अनड्यू प्रेशर बढ़ाते हैं, आप एक एटमॉस्फेयर फ्रेंडली नहीं है। आपके कंसल्टेंट और ऊपर वाले बिना बात के आपको टॉर्चर करेंगे। कई कई जगहों पे देखा गया, कई रेजिडेंट से प्रॉब्लम भी सुनते हैं हम, उनके इश्यू सुनते हैं। तो यही देखा गया, जैसे एम्स में हम देखते हैं कई रेजिडेंट सुसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक वो मेंटल हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से फिर ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं आपको, जो रेजिडेंट घर से बाहर आ रहा है, आपके साथ काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको फ्रेंडली बिहेवियर से रखना चाहिए, उसको फ्रेंडली एटमोसफियर देना चाहिए।
क्योंकि हो सकता है वो बता नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस पर मेंटल प्रेशर, मेंटल हेल्थ का भी बहुत अहम रोल है आजकल के समय में। जैसे हम पिछले कई सालों में हम तो देखते आए हैं एम्स में डीएम, इवन डीएम जो पूरी जिंदगी उन्होंने 10-15 साल, जैसे सर ने बताया, डीएम करने के लिए अपनी जिंदगी के 14-15 साल जो स्टडी कर रहा है, हायर टॉपर रैंक है, मेरिटियस स्टूडेंट है, वो यहाँ पे आके सुसाइड करता है। तो ये काफी गंभीर मुद्दा है जिसको सरकार को बहुत उससे लेना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए कि बिना बात यहाँ पे मेंटल प्रेशर ना बने, रेजिडेंट को फेस नहीं करे, हेल्थ इश्यूज को फेस नहीं करे, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। जी सर। जी, जैसा डॉक्टर बागड़िया ने बताया हमें कि नई पॉलिसीज बनानी चाहिए, और डॉक्टर विनय ने भी हमें बताया कि जो बजट होता है वो 1 से 2% होता है मेडिकल का, और इस हालात का जो अभी देखा था कि कोविड के टाइम के अंदर लाशें तक जो है वह लोग उनको जला नहीं पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था। इस तरीके के हालातों में भी जो डॉक्टर हैं, ये हमारे भारत के डॉक्टर हैं जो कार्य कर लेते हैं, क्योंकि इस परिस्थितियों से लड़े होते हैं, समझे होते हैं, इन हालातों को देखा होता है। उसके बीच में भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वह सफल अपना कार्य करते हैं, और रेजिडेंट डॉक्टरों को सरकारों की तरफ से अच्छी सहूलियत भी मिलनी चाहिए, और जिस तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने भविष्य को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं, इस तरीके की परेशानियां भी नहीं होनी चाहिए। और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने डॉक्टरों का और हेल्थ के प्रति ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस विषय पे जो हमारे तमाम डॉक्टरों ने हमसे बात करी, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सरकार को आगाह भी कराना चाहते हैं कि जो डॉक्टर हैं वह जॉब करना चाहते हैं, वह काम करना चाहते हैं, ना कि हड़ताल पे जाना चाहते हैं। अगर एक दिन की हड़ताल भी होती है तो तमाम जो पेशेंट हैं वह चरमरा जाते हैं, हेल्थ व्यवस्था चरमरा जाती है। तो इस तरीके के हालात ना कभी पैदा हो, इसके लिए डॉक्टरों की जो छोटी-छोटी मांगे हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी कोई भी ऐसी बड़ी मांग नहीं है, जो वह मांग रहे हैं वह सिर्फ अपना एक रोजगार मांग रहे हैं, जो वह पूरा स्ट्रगल करते हैं, जो दिन रात, जैसे बताया डॉक्टर विनय ने बताया था हमें, एम के टाक ने भी बताया था हमें, कि जो एक आईएएस आईपीएस होता है उसको एक एग्जाम देना होता है, उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी सेफ हो जाती है, लेकिन 24 घंटे जो पेशेंटों के बीच मौत से भी लड़ता रहता है डॉक्टर, तो उसके प्रति सरकारों को सचेत होना चाहिए। मैं तमाम डॉक्टर्स का धन्यवाद करूंगा जो इस विषय पे हमारे साथ बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, थैंक यू सर।